नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने भारत के भूगोल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत के कुछ राजनीतिक भूगोल के बारे में जानकारी ले ली थी। राजनीतिक का मतलब ऐसी सीमाएं जो काल्पनिक रूप से खींची जाती हैं और जहां पर एक उन सीमाओं के अंतर्गत जहां पर एक सरकार शासन करती है उसे ही राजनीतिक भूगोल कहा जाता है। ठीक, तो राजनीतिक भूगोल के तहत हमने कुछ चीजें कर ली थी कि कितने राज्य कहां पर, कौन सी सीमा क्या था, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं भारत के आज हम करने जा रहे हैं भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित टॉपिक। और उससे पहले हम पिछले वीडियो में हुई एक गलती को सुधार लेते हैं। देखिए, भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है, इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैंने 3 ही राज्य बताए थे, है वास्तव में 4 राज्य। वो वीडियो मैंने बाद में देखा एडिटिंग के दौरान, तो मुझे याद आया कि यार यहाँ तो 4 था। तो हमने कहा चलो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर कौन कौन से राज्य है। लद्दाख है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है। ठीक, तो आइए देखिए, लद्दाख है यहाँ ऊपर। ठीक, तो ऐसे है ना लद्दाख, इसकी सीमा कुछ। तो लद्दाख के ऊपर आप देखेंगे तो हल्की सी कहीं कहीं किताबों में अफगानिस्तान की सीमा जो है 106 किलोमीटर लिखी, कहीं कहीं 116 किलोमीटर। तो आप मोटा माटी समझ जाइए। तो लद्दाख के ऊपर से आती है सीमा अफगानिस्तान की, इधर है पाकिस्तान और इधर है चीन। सिक्किम के एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है भूटान, ऊपर की तरफ है चीन। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है भूटान और एक तरफ है बांग्लादेश। वही अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के एक तरफ है चीन, एक तरफ है म्यांमार और एक तरफ है भूटान। ऐसे राज्य लगते हैं। अब हम अपने भौतिक भूगोल की तरफ चलते हैं। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसे आप छू सके, जिसे आप देख सके, वही क्या है? भौतिक है। तो उत्तर का पर्वतीय भाग मैंने इसे 6 भागों में डिवाइड किया है। इन्हीं के तहत हम पूरे के पूरे चैप्टर करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आए। चलिए देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगर उत्तर के पर्वतीय भाग की बात करें तो यह लद्दाख के नंगा पर्वत से शुरू होकर, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक जाता है। वहीं यहां पर दाहिने तरफ मुड़ता है बड़ी तेजी से हिमालय, और यह क्रमशः नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हिल्स होते हुए, ठीक, जिसे म्यांमार में अराकान योमा भी कहते हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गायब हो जाता है। और अचानक से बंगाल की खाड़ी में फिर से यही इसी इलाके में निकलता है बाहर की तरफ, और उन्हीं बाहर की तरफ निकले हुए भागों को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और उन्हीं वही द्वीप क्या है? हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नहीं, कि अगर क्वेश्चन बहुत टफ बना दे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौतिक संरचना भारत के निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से मिलती जुलती है, तो आप मारेंगे कि नहीं, हिमालय से। ठीक, आइए आगे की तरफ। तो हिमालयी राज्य हम पढ़ेंगे कि भैया लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और फिर यूपी में भी कुछ जिले हैं, गोरखपुर वगैरह, वहां पर भी पहाड़ियां हैं, जिसे शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर में किस नाम से जाना जाता है? डुंडुआ नाम से। किस नाम से? लिख देता हूं, डुंडुआ। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। गोरखपुर में शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रृंग चोटियों को या छोटी छोटी पहाड़ियों क्या कहा जाता है? डुंडुआ कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए, फिर यूपी है, फिर सिक्किम है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, असम है, म्यांमार है, म्यांमार बोल दिया, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर म्यांमार सटे सारे राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य पहाड़ी राज्यों में आते हैं। अच्छा, पहाड़ी राज्यों को केंद्र सरकार कुछ विशेष छूट देती है। आपके लेखपाल के सिलेबस में है नहीं, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। ठीक, तो वहां पर केंद्र सरकार दो प्रकार की योजनाएं चलाती है। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना और एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती है उसमें 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। केंद्र प्रायोजित जो योजना होती है उसमें क्या होता है? बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है। तो जो मैदानी राज्य है, जो बड़े राज्य हैं, उनकी हिस्सेदारी होती है 60:40 की, यानी 60 रुपया देगा केंद्र सरकार तो 40 लगाना पड़ेगा राज्य सरकार को। वहीं जो पर्वतीय राज्य हैं उन्हें 90:10 के अनुपात में पैसा देना होता है, यानी 90 रुपए लगाएगी केंद्र सरकार तो 10 रुपए लगाएंगे राज्य सरकार।
ठीक। जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं उन्हें भी 90-10 का अनुपात देना पड़ता है। यही कारण है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य जो है लगातार जब चुनाव आता है तो छाती पीटना शुरू करते हैं, हमको जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि हमको अब 30 मतलब पूरे के पूरे 40 रुपए न लगा के 10 लगाना पड़े, यानी 90-10 का अनुपात हो जाए हमारे यहाँ योजनाओं में। और फिर नेताजी बैठ के हचक के और खाना खाएं और चारा खाएं, ठीक, और ज्यादा घोटाले खाएं। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर का मैदानी भाग, आप लोगों को पता ही है कि उत्तर में ढेर सारी हिमालयी नदियां बहती हैं, जिनमें वर्ष भर या सतत रूप से पानी बहता रहता है क्योंकि ग्लेशियर से निकलती हैं। ऐसी दशा में उत्तर में अगर हम देखें तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के दोआब क्षेत्र। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि दोआब क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो बता दे, आब माने क्या होता है? आब माने होता है पानी। कहते नहीं आबो हवा बड़ी खराब है, तो आबो हवा का मतलब अगर हम हिंदी में आएंगे तो क्या कहेंगे? जलवायु। ठीक, आब माने पानी, हवा माने वायु, तो पानी और वायु को, यही आबो हवा को हम क्या कहेंगे? जलवायु। ठीक, तो दो आब यानी दो पानी। दो पानी का मतलब दो पानी के स्रोतों के मध्य उपस्थित भूमि को ही दो आब कहते हैं, यानी कि एक नदी ऐसे जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही हो, या बराबर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला इलाका क्या कहलाएगा? आपका दोआब क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के दोआब क्षेत्र, इसीलिए तो बच्चा नाम है पंजाब। ठीक, पंजाब का मतलब क्या हुआ? पंज धन आब, यानी 5 धन आब माने पानी, यानी 5 पानियों का प्रदेश या 5 नदियों का प्रदेश ही पंजाब है। ठीक, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के दोआब क्षेत्र, गंगा व यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तथा तिब्बत से उत्पन्न हुई एक नदी का और नाम ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया मैदानी इलाका। अगर इनके राज्यों की बात करें तो कौन सा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक, उड़ीसा का कुछ इलाका, सॉरी असम का इलाका, ये सब कहां आएंगे? ये सब मैदानी इलाके में आएंगे। ठीक, अगला देखिए पश्चिमी मरुस्थल। तो मरुस्थल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा थार का मरुस्थल, ठीक, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहां से मैं बता देता हूं कि थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक, बस यही एक फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, ये क्या है? देखिए प्रायद्वीप किसे बच्चा कहते हैं? जैसे ये बीच में एक जमीन हो और इसके चारों ओर पानी भरा हो, तो इसे क्या कहते हैं? द्वीप। ठीक, अगर कोई जमीन हो कैसे भी हो तो और उसके चारों तरफ तीन तरफ से पानी भरा हो, तो ये जो इलाका होगा इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। ऐसे हम अगर विश्व में देखें तो अरेबियन प्रायद्वीप है, मैं आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा, मैपिंग कराऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा। ठीक, सेनाई प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ऐसे ढेर सारे प्रायद्वीप है। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत के इस तरफ पानी भरा है भैया, इसे क्या कहते हैं? अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। और भारत के इस तरफ भी ढेर सारा पानी भरा हुआ है, तो इधर क्या कहते हैं? इसे बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी। तो पूरा पानी भरा है, यानी तीन इलाके में पानी भरा है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। ये वाला इलाका क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार इलाका। और प्रायद्वीपीय पठार की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत का भूगोल कितना है, भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो ये था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। यानी देखिए 32 है, 32 में से 16 हिस्सा या 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्या है? पठारी इलाका। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि भारत का अधिकांश भौतिक प्रदेश पठारी है। कोई दिक्कत? यही प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत का अधिकांश प्रदेश किस रूप में है या कैसा है? दे दे मैदानी है, पठारी है, ठीक, मरुस्थलीय है, इस तरह ऑप्शन दे दे तो आप क्या मार के आएंगे? पठारी मार के आएंगे। चूंकि हम मैदानी इलाके में रहते हैं तो हो सकता है हमारे दिमाग में वहां कौन दे, अरे यार मैदानी होगा,
है ना। तो मैदानी नहीं है, क्या है, भारत का अधिकांश भाग पठारी है। आइए तटीय मैदान की तरफ चले तो यहां पर देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र से शुरू होती है और तमिलनाडु तक जाती है, ठीक पश्चिम में। इसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। वही एक पर्वत श्रृंखला कटे छठे रूप में उड़ीसा से शुरू होकर उड़ीसा यहाँ है, उड़ीसा से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाती है, इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो इन पूर्वी और पश्चिमी घाट के बाद जो इलाका तटों की तरफ बढ़ता है या तटों की तरफ हमें मैदान मिलता है उसे क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए इन तटों को कहां कहां क्या किस नाम से पुकारा जाता है ये भी पढ़ेंगे। आगे देखिए द्वीप समूह, तो लक्षद्वीप अरब सागर में आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप उपस्थित है 36 की संख्या में, तो उन्हें क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहा जाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में मैंने अभी बात की थी, हिमालय का ही उठा हुआ भाग हमें दिखाई पड़ता है किस रूप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में, जिनकी संख्या 572 है, ठीक। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ढेर सारे फैक्ट हम यहां से करेंगे और इन्हीं ढेर सारे फैक्ट से क्वेश्चन बनता रहता है लगातार, तो ज्यादा गफलत में नहीं आएंगे। और मैं वादा करता हूं एग्जाम होने से पहले पहले पूरा का पूरा सिलेबस आपकी जेब में डाल दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्या शुरू करेंगे, उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति से संबंधित। यहां से प्रश्न बनता है, छोटा सा प्रश्न बनता है, रटते जाते वो भूल जाता है, लेकिन भूलने नहीं देंगे हम। चलिए देखिए, अगर आप एक इन सिद्धांतों को समझ गए आप भूलेंगे नहीं कभी। चलिए उत्पत्ति की व्याख्या संबंधित दो सिद्धांत हैं, एक है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत और एक है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत सन 1916 में एक व्यक्ति, एक वनस्पति शास्त्री था, जर्मन वनस्पति शास्त्री, जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक। अल्फ्रेड वेगनर इसने दिया था। इसने क्या कहा था अभी बात करेंगे। वही प्लेट विवर्तनिकी संबंधी सिद्धांत दिया था हैरी हैस ने, ठीक। अब देखिए इसने क्या कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा भैया पृथ्वी का जो गोला है ना, पृथ्वी नामक गोला, इस गोले पर जितना भी महाद्वीप आज दिखता है, हमको कितना महाद्वीप दिखता है, 7 महाद्वीप दिखता है, ठीक। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये जितना भी महाद्वीप है ना, एक टाइम पे सब ना जुड़ा हुआ था। ये पूरा का पूरा महाद्वीप आपस में सब जुड़े हुए थे और इस जुड़े हुए महाद्वीप को इसने नाम दिया पैंजिया। और इसके चारों तरफ पानी भरा था, समंदर था, इस समंदर को इसने नाम दिया पैंथालसा। ये दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक, पैंथालसा। उसके बाद कहा कि भैया चंद्रमा के आकर्षण बल, ठीक, एवं पृथ्वी के ध्रुवीय बल के कारण ये आपस में टूट गए, और टूटे तो सभी महाद्वीप उत्तर की तरफ, आधे महाद्वीप उत्तरी ध्रुव की तरफ तथा कुछ दक्षिणी और पश्चिमी, दक्षिणी ध्रुव व पश्चिम की तरफ गति करना शुरू कर दिए। और यही आज हमें महाद्वीपों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और इसने अपने भाई कोई सिद्धांत दिया तो कुछ प्रमाण भी तो दोगे, तो इसने प्रमाण के रूप में क्या दिया, कहा भैया जिसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, मैं थोड़ा सा बना रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये है आपका अफ्रीका, संभाल लीजिएगा आप लोग, ठीक, ये आपका अफ्रीका है। तो इसने कहा अगर हम दक्षिणी अमेरिका को देखें ध्यान से तो ई इलाका यहां सेट हो जाएगा कि नहीं, इसने सेट किया इसे, कहा देखो ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और कहा अमेरिका का ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे गोल वाला, इसको यहां सेट कर दो। तो इसने इस तरह यहां पे इसको सेट किया और कहा देखो ये है आपका अमेरिका, ठीक। और जो लोग एटलस लेके बैठे हैं वो वर्ल्ड मैप खोल लें और देखें यूरोप का स्पेन और पुर्तगाल वाला इलाका कहा, इधर सेट कर लो, ठीक। और यहाँ पे ये एशिया वाला पार्ट है, इधर सेट कर लो। ये देखो पूरा सेट होता चला जाएगा, मस्त सेटिंग करके इसने दिखाई और पूरा दुनिया का वैज्ञानिक का माथा घूम गया।
कहा एक वनस्पति शास्त्री सिद्धांत दे रहा है भाई, एक वनस्पति शास्त्री भूगोल के सिद्धांत दे रहा है। ठीक, कहा है तो सर्व से डूब जाने वाली बात है। तो सब वैज्ञानिक दुनिया की इकट्ठा हुए, एक कमरे में बैठे, कहा गुरु बड़ी बेइज्जती की बात है ना, तो क्यों ना हम एक सिद्धांत नया प्रस्तुत करें। तो हैरी हैस को कहा गया कि तुम गुरु नया सिद्धांत प्रस्तुत करो, हम तुमको पैसा देंगे। हैरी हैसवा ने क्या किया, एक प्लेट विवर्तनिकी नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। चूंकि चंद्रमा के गुरुत्वीय बल व के पृथ्वी के ध्रुवों के ज्वारीय बल में इतनी दम नहीं है कि महाद्वीपों का विखंडन कर दे। ऐसे में हैरी हैस ने जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक, इसे इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। ठीक, उस सिद्धांत के तहत नए प्रकार से पृथ्वी पर महाद्वीपों के संचलन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है और प्रूफ के साथ की जा सकती है। तो खैर हम अभी हैरी हैस पर नहीं गए, हैरी हैस पर अभी हम अल्फ्रेड वेगनर पे गए। ठीक, तो वेगनरवा ने सिद्ध कर दिया भाई। अब क्या हुआ, जब ये सिद्ध किया तो इसने कहा कि अब जब महाद्वीप टूटे ना, जब महाद्वीप टूटे तो कुछ महाद्वीप उत्तर की तरफ भगे और कुछ महाद्वीप दक्षिण ध्रुव की तरफ भगे। ठीक, ऐसी दशा में, जैसे उसने कहा ऐसी दशा में दो फाड़ जैसे हो गए, मान लीजिए हम ऐसे बना रहे हैं, दो फाड़ हो गई महाद्वीपों की। ठीक, तो ऊपरी महाद्वीप को इसने नाम दिया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया, अंगारा लैंड या लारेंसिया। ठीक, और दक्षिणी हिस्से में जो ये महाद्वीप पैंजिया मान लिया टूट गया, तो ये दक्षिणी हिस्सा टूटा ना, इसे नाम दिया इसने गोंडवाना लैंड। ठीक, अब देखिए यहां से प्रश्न बनता है, और कहा बीच में जो सागर बन गया ना, ये भाई बीच में पानी भर गया टूटा, तो इसे नाम दिया टेथिस सागर। टेथिस सागर, ठीक, टेथिस सागर। अब देखिए इसने कहा जो जो बीच, अब इसके भी टुकड़े हुए उत्तरी अमेरिका, अब इससे कौन कौन से महाद्वीप निकले ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो इससे निकला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। इससे गोंडवाना लैंड से कौन कौन सा हिस्सा निकला, तो इससे निकला क्रमशः अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और सबसे आखिरी समझ लीजिए प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ऐसे वाला, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया से ही चिपका हुआ था। ठीक, हुआ क्या, अब ये सारा पोर्शन इसने बता दिया और कहा कि भैया अब देखिए उत्पत्ति में बताने जा रहा हूं। ठीक, आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे, मैं उत्पत्ति बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। इसने कहा एक टाइम था जब अफ्रीका के पास, ये मैं थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग आसानी से। अफ्रीका के पास ऐसे ऑस्ट्रेलिया पड़ा था और इसी के पास ऐसे भारत पड़ा था। ठीक, फिर क्या हुआ, ये प्रायद्वीपीय भारत में इधर गति शुरू हुई, तो भारत धीरे 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 ऊपर आना शुरू हो गया। और ऊपर जब आया तो ऊपर क्या था, ऊपर का इलाका एशिया का इलाका था और बीच में क्या था, टेथिस सागर। ठीक, एशिया से टेथिस सागर में ढेर सारी नदियां आकर गिर रही थी, और इसमें जब नदी अपने साथ चलती है तो वह अपर्दन करती है। ठीक, अपर्दन के कारकों में नदी आती है, अपने साथ कुछ मलबा, कुछ अवसाद लेकर चलती है और इसी सागर में गिरा रही थी लगातार। अब जब ये भारत ऊपर की तरफ सरकना इसे शुरू हुआ तो क्या हुआ, अब भारत इधर से सरक रहा है। ठीक, और बीच में क्या है, मलबा है। और जब ध्यान दीजिए दोनों तरफ से जोर लगाया जाए, जैसे ये पेपर है, अगर दोनों तरफ एक तरफ ऐसे पकड़ लीजिए, इस तरफ से जोर लगाते जाइए तो बीच का हिस्सा उठने लगेगा कि नहीं उठने लगेगा। ठीक, यही जो अवसाद था, जो मलबा था, जो टेथिस सागर में भरा था, यही उठने लगा और एक टाइम पर क्या हुआ,
ये पर्वत नुमा संरचना बन गई। और देखिए ये क्या हो रहा है, बीच में बीच में पेपर मुड़ रहा है कि नहीं, वलित हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। इसीलिए हिमालय क्या कहते हैं, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। ठीक, ये प्रक्रिया हुई। तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, हिमालय पूर्व में क्या था। तो आप क्या कहेंगे, हिमालय पूर्व में क्या था, हिमालय पूर्व में टेथिस सागर था। ठीक, जहां आज हिमालय वहां कभी टेथिस सागर होता था। दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत किस भाग, किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का कि गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वर्तमान हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, टेथिस सागर से हुई है। यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंट, सॉरी वेगनर मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं। चलिए वेगनर, ठीक, पॉइंट है वर्तमान हिमालय टेथिस सागर का हिस्सा था। ठीक, और अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक, यही दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बस, और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक, अब थोड़ा सा जो भाई साहब हैरी है बेइज्जती की बात जो बताए हैं उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। ये नाम कहां से आए, ठीक, ये नाम कहां से आए, नाम यहां से आए कि पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम, मध्य क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम तथा निचले क्रस्ट यानी कि आंतरिक कोर में, कोर यानी कि बीच का हिस्सा, कोर में निकिल और आयरन, एफी मतलब आयरन, फेरियम। ठीक, तो निकिल और फेरियम पाया जाता है। उन्होंने कहा सियाल की जो परत है वो सीमा के ऊपर तैरती, इसके तैरने के पीछे भी उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, हालांकि हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो कहा ये तैरती है और विश्व जो है इस तरह ना चलकर विभिन्न प्लेटों में बटा हुआ है, यानी खंड में बटा हुआ, जैसे आपके घर में नहीं प्लेट है, ठीक, समझ जाइए इतनी मोटी प्लेट है, वो प्लेट तैर रही। तो तैर रही है तो प्लेट 3 प्रकार से तैरती है, एक होती है अभिसारी प्लेट सीमा, एक होती है अपसारी प्लेट सीमा, एक होती है संरक्षीय समानांतर प्लेट सीमा। अभिसारी मतलब टकराव, इधर से एक प्लेट आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही, ठीक। अपसारी यानी कि प्रसार, एक इधर प्लेट जा रही है उल्टा और एक इधर प्लेट जा रही है उल्टा, ठीक। और संरक्षी मतलब एक आपस में समानांतरी गति, एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है, गति ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है, ठीक। तो इसे कहते हैं संरक्षी समानांतर। अब देखिए अभिसारी अगर टकराएगी तो भैया कोई से खोपड़ी टकरा लियो अपन तो 2 जने चोटई हो तो है ना। तो ये जो अभिसारी प्लेट सीमा होती है इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, यहां पर टकराएंगी तो एक दूसरे को खत्म ही तो करेंगे, ठीक। तो अभिसारी प्लेट सीमा को कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट सीमा भी बोला जाता है, ठीक। वहीं अपसारी बीच में दरार पड़ जाती है तो क्या निकलता है, यहां पृथ्वी के अंदर क्या भरा है, मैग्मा भरा है, वो बाहर लावा के रूप में आता है, तो यहां पर इस प्लेट के इस तरफ और इस तरफ जुड़ता चला जाता है, इसलिए इसे यहां पर नई प्लेट का सृजन होता है, इसलिए इसे अपसारी को रचनात्मक प्लेट सीमा भी बोलते हैं, ठीक। और आप लोग नोट्स बनाने में इस तरह कतई घबराया ना कीजिए कि यार इधर तीर लगा दें उधर तीर लगा दें लिख ले, भाई जितना ज्यादा गंदा नोट्स करोगे ना अपना बनाने के दौरान उतने ज्यादा याद होगा। और ये जो टिकोर के बनाए रहे हो ना, इसे याद नहीं हो, बहुत टिकवारे रह जाते, तो टिकवारो ना जैसे बन रहा है, जिस तरह बन रहा है, खिंचाए पिचाए बना रहा हो, जब तक किताब फाट न जाए तब तक पढ़ा रहा हो, समझ रहे हैं। चलिए देखिए
इस प्रकार दुनिया कई प्लेटों में बटी हुई। वर्तमान में नासा ने लगभग 20 प्लेटों की बात की है। ठीक, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, भारतीय प्लेट, नाजका प्लेट, ठीक, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इस तरीके से अटलांटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, ऐसे ढेर सारी प्लेट की बात नासा ने अब तक बताई हुई है। लगभग 20 प्लेटों की खोज नासा ने की है। तो भारतीय प्लेट, यहां पर अगर इनके दृष्टिकोण से चले तो भारतीय प्लेट, यार कहां बनाए, जगह नहीं बच रही, चलिए देखिए यहां पर देखते हैं। भारतीय प्लेट जो अफ्रीका के पास थी वो क्रमशः ऊपर की तरफ गति करती गई, और बीच में मैंने बताया टेथिस सागर था, ऊपर क्या था, एशिया था। ठीक, ऊपर एशिया था, बीच में टेथिस सागर था, ऊपर गति करती गई तो यहां पर फोल्डेड माउंटेन बन गया, जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। और ये गति अभी भी लगातार उत्तर की तरफ एवं क्लॉकवाइज यानी सॉरी एंटी क्लॉकवाइज यानी भारत, भैया भारत जैसे ये एशिया है ना, ये एशिया है और भारत ऐसे गति करते हुए आ रहा है और टकरा गया, तो बीच में क्या हुआ, मोड़ पड़ गए टेथिस सागर के मलबे द्वारा, वो बन गया हिमालय, और ये टकरा के इस तरह मुड़ गया है। ठीक, टकरा के इस तरह मुड़ता जा रहा है। इसलिए भारत जो है आज भी इसलिए आज भी क्या है, हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। और वर्तमान में आपने पढ़ा होगा, अभी करंट अफेयर्स भी था कि वर्तमान में एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी हो गई है, 8,850 मीटर हो गई। ठीक, ये आपने करंट अफेयर्स में 1-2 महीने पहले पढ़ा होगा। इसलिए हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही, इसीलिए हिमालय क्या कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व में तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो अब हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय को पैदा करने में इतना टाइम लग गया, और बड़ी चीज है, पैदा करने में टाइम तो लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हिमालय की उत्पत्ति हमने, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कर सकता है, मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक, और हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रखा है, वहां पर जाकर भी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने हिमालय के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति आपने समझ ली होगी, आशा करता हूं समझ गए होंगे। ठीक, एकदम गधा ना होइए तो समझ जियो, गारंटी। चलो देखो, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय है, और हिमालय को भी मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ट्रांस हिमालय, हिमालय व पूर्वी हिमालय में। ठीक, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी इसे बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी। मैंने इसके पहले वाले अभी स्लाइड में क्या बोला था कि भाई पहले जो ट्रांस हिमालय से नदियां निकलकर टेथिस सागर में अवसाद या गाद गिरा रही थी, मलबा गिरा रही थी, उसी से तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। बीच में सट गए दोनों और बीच में पार्ट उठ गया, तो वो क्या था, ट्रांस हिमालय था। इसकी उत्पत्ति क्या हुई है, नेपाल हिमालय से पहले हुई है, रट्टा मार लेंगे। ठीक, इसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। अगर ध्यान से देखें तो कराकोरम, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं वर्तमान में लद्दाख के रीजन में आती है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर हमारे जवान लगातार सीमा की सुरक्षा में -40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े रहते हैं। और वहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन उपस्थित है। ठीक, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा नेपाल व भारत दोनों में विस्तृत है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखिए अगली है लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये तीनों क्रमशः उत्तर से दक्षिण रट्टा मारेंगे। कौन कौन सी है, कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। ठीक, इसके नीचे आता है आपका हिमालय का पार्ट। ठीक, ये अब बना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, हिमालय से पहले उपस्थित था। अब हम हिमालय की तरफ आएंगे तो इस देखिए हिमालय कैसे है। अगर मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलूं तो पहले हिमालय इस तरह है। ठीक, फिर मध्य हिमालय की ऊंचाई और ज्यादा है, ये मान लीजिए ये क्या है, शिवालिक है, ये मध्य है, या इसे लघु भी बोलते हैं, अभी लिखूंगा। और फिर ये है महान हिमालय, सबसे ऊंचा ये है महान। और फिर ये वाला फिर छोटा सा इलाका है,
मतलब इसकी ऊंचाई कम है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। यदि हिमालय के इन सभी चोटियों की औसत ऊंचाई निकाल ली जाए तो 6000 मीटर आती, यानी 6 किलोमीटर ऊंचा है हिमालय। चलिए, तो ये हमारा ये टॉपिक नहीं था, समझ गए होंगे चीजों को। ये ट्रांस है, अगर ऊपर से देखें तो ये ट्रांस हिमालय, फिर महान है, सबसे ऊंचा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नहीं, महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां उपस्थित हैं। जैसे महान हिमालय की शुरुआत जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से होती है और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक जाती है। वहीं इसकी प्रमुख चोटियों में नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू जो कि पूरी तरह नेपाल में है, तथा कंचनजंगा जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। यूं कहें तो भारत व नेपाल के बॉर्डर पर है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला। और ये ध्यान रखने वाला फैक्ट है कि एवरेस्ट को नेपाल में लोग सागर माथा कहते हैं, यानी सागर का माथा है ये, ठीक, सागर का माथ है। तो एवरेस्ट में नेपाल को लोग सागर माथा कहते हैं। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आगे आइए, तो महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय की प्रमुख चोटियां नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू व कंचनजंगा है। लास्ट में नमचा बरवा भी है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला आपका आता है लघु या मध्य, या इसे एक और नाम से जाना जाता है हिमाचल हिमालय। ठीक, हिमाचल हिमालय। ठीक, इसको मिटा देता हूं, अरे खुल जाए भाई। हाँ, चलिए देखिए, हिमाचल हिमालय, इसमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं आती। हिमाचल हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक ही है, या थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सॉरी, भूटान तक है, जहां पर ब्लैक पर्वत, याद रट्टा मार लेंगे, ब्लैक पर्वत कहां है? भूटान में है। अभी हम पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा एक ब्लू पर्वत, ठीक, ब्लू माउंटेन, वो मिजोरम में आपका पड़ेगा, उसे भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ब्लैक माउंटेन कहां है? भूटान में है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। तो लघु हिमालय के प्रमुख चोटियों की बात करें, सॉरी, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, यहीं पर एक प्रश्न पूछा गया है, श्रीनगर या कश्मीर घाटी, श्रीनगर या कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो इस पे आप कहेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्वत श्रृंखला पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे? पीर पंजाल में है। मिटाते मिटाते हाथे करिया होगा, आवा देखा हो। तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक, तो इसमें पीर पंजाल, धौलाधर कहां है? हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, तथा महाभारत श्रेणी नेपाल में पाई जाती है। इसी महाभारत श्रेणी से भारत में ढेर सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे अरुण नदी। ठीक, चलिए आगे आते हैं। बृहद हो गया, लघु हो गया। आगे जो बाहरी हिमालय है उसे कहते हैं शिवालिक, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक, ये छोटा सा हिमालय है, यानी इसकी ऊंचाई कम है। ये शिवालिक हिमालय है जो बाहर की तरफ है। ठीक, इसे भी विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, और इसका भी विस्तार लगभग नेपाल तक जाता है, उसके बाद ये भी समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वी हिमालय का हिस्सा किसका विस्तार है, तो पूर्वी हिमालय हिस्सा इसका लघु या मध्य हिमालय पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सॉरी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां लघु या मध्य हिमालय में स्थित है और सतत रूप से विस्तृत है। ये मैंने इसको कहीं काटा बीच से, जबकि पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत देखे तो बीच से कटी हुई है कि नहीं कटी? उसी प्रकार आपका शिवालिक हिमालय भी बीच से कटा फटा है। तो ये ऊपर की हो गई आपकी ट्रांस हिमालय, ये तीन चोटियां, सॉरी, ये तीन चोटियां हो गई ट्रांस हिमालय। ये नंगा पर्वत से लेकर जो एक सीधी लकीर मैंने खींच दी है, नमचा बरवा, और फिर पूर्व में मोड़ दी है नीचे की तरफ, जिसे आप अराकानियोमा के नाम से पढ़ेंगे आगे इसी के बाद। ठीक, तो ये क्या है? मध्य या लघु या सॉरी मध्य, लघु मैंने यहां लिख दिया था क्या, सॉरी, ठीक लिखा तो है, बृहद या महान हिमालय है। ठीक, ये क्या है? बृहद या महान हिमालय है। उसके बाद देखें तो लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय,
पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, फिर धौलाधर है, फिर नाग टिब्बा उत्तराखंड, और फिर महाभारत श्रेणी नेपाल, तथा ब्लैक माउंटेन्स कहाँ याद रखेंगे, भूटान में है। और ऐसे ही है, ठीक इस तरह नहीं है, इस तरह है। आगे आइए, फिर शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, बाहर की तरफ जो बचा कुचा हिमालय उसे शिवालिक या बाह्य हिमालय कहते हैं। तो प्रश्न कैसे बन सकता है, यहाँ पर निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग की ऊंचाई सबसे कम है, तो आप क्या मारेंगे, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। अब आपका बचा है पूर्वी हिमालय और सियाचिन ग्लेशियर, ये सब चीजें हम जैसे ट्रांस हिमालय में उपस्थित प्रमुख ग्लेशियर्स भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहां से जो भी फैक्ट बनेंगे उनको पढ़ लेंगे, और अंततोगत्वा पूर्वी हिमालय पढ़कर नेक्स्ट लेक्चर में ये समाप्त करके हम भारत के मैदानी इलाके में आ जाएंगे और उसे समाप्त करेंगे। इस प्रकार आपका आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसको और ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। आप लोगों को आधा घंटा वीडियो देखने में आफत आ जा रही है, ठीक, क्योंकि आदत पड़ गई ना। 5 मिनट, अब तो शॉर्ट्स वीडियो भी चल गए, तो 10 सेकंड 20 सेकंड देखने की आदत पड़ गई है। 30 मिनट 40 मिनट कहाँ, मतलब खुजली होने लगती है, देखते नहीं बनता है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक, कोशिश कीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई कीजिए ठीक से, और सिलेक्शन नहीं लेना है ना तो वीडियो देखते रहेंगे आप, उसके बाद लौट घूम के घर का जाए खेतिन करे खाए या कोनो धंधा खोले पर जी। और जी के पास आज नौकरी है ना, वो 50, अगर 20,000 की नौकरी कर रहे हो ना गुरु, तो वो 50 बीघा वाले आदेश बढ़िया है। मस्त पेट्रोल डालो गाड़ी में, यहाँ सुबेरे अपन प्रेस की शर्ट पहने और निकल लियो, नहीं फिर ऐसे चलता रहेगा, जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने, अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जो आगे के टॉपिक करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कि हम लोग ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, इनको पढ़ना चाहिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब तो करना अनिवार्य है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।